जय हिंद फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सार्क के बारे में। सार्क के कंट्रीज़ कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से? मालदीव, और उसके बाद आता है हमारा श्रीलंका। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इतने कंट्रीज़ हमारे किस में आते हैं, जो है सार्क कंट्रीज़ में। तो सार्क कंट्रीज़ के मैंने आपको 2 कंट्रीज़ पढ़ा दिए थे, और आज हमको तीसरा कंट्री पढ़ना है जिसके बारे में है अफगानिस्तान। ठीक है। तो पाकिस्तान के बारे में मैंने आपको और चीज़ें बताई थी। तो आज हम जो है पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा फिजिकल मैप के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। पॉलिटिकल मैंने बता दी थी। जैसे पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। ठीक है। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। और उसके नीचे कौन सा उसका बंदरगाह मिलता है? पाकिस्तान के नीचे कौन सा मिलता है? ग्वादर बंदरगाह। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। ग्वादर बंदरगाह के बगल में क्या था? कराची बंदरगाह। ये जैसे आप देख पाए ये मैप में, ये हो गया हमारा ग्वादर। ग्वादर के बगल में है कराची। ठीक है। ये पूरा पाकिस्तान इधर ग्रीन एरिया वाला। ऊपर में पेशावर मिलता है, गैर मतलब हथियारों का बाजार है। अब आज हमको थोड़ा सा अफगानिस्तान के बारे में देखना है। ठीक है। तो अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। क्या है? काबुल। ये जैसे अफगानिस्तान दिख रहा है आपको, अफगानिस्तान के बगल में, सॉरी अफगानिस्तान, इसके जस्ट ऊपर आपको मिलेगा काबुल। ठीक है। जैसे आप बड़े मैप में देख पाए तो ये है अफगानिस्तान। पाकिस्तान के जस्ट बगल में है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के ऊपर जो ऊपर वाला एरिया है ये काबुल है। देखिए अफगानिस्तान क्या है कि पूरा तरह से पहाड़ी वाला इलाका है। ठीक है। मतलब बहुत सारे यहाँ पे पहाड़ है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, ये जो फिजिकल मैप है, तो फिजिकल मैप में आप देखिए जो ब्राउन कलर का यहाँ पे दिखाया गया है ना, तो ये ब्राउन कलर में क्या है? ब्राउन कलर में मतलब हमको यही दिखाया जाता है कि इस देश में क्या है? बहुत ज़्यादा पहाड़ है। ठीक है। और देखिए जहाँ पे ये ग्रीन वाला एरिया होता है, यहाँ पे मतलब मैदानी क्षेत्र होता है। तो इसमें क्या है? पहाड़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो मतलब इस ये आपने देखा होगा कि जो हिस्ट्री वगैरह में बाबर वगैरह था, बाबर जो मतलब मुगल काल का सबसे पहला शासक था, वो बाबर यहीं से आया था। तो मतलब यहाँ के लोग में बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से मतलब नहीं होता, क्योंकि जो पहाड़ी लोग होते हैं वो एकदम से क्या होते हैं? असभ्य होते हैं, और इनको युद्ध लड़ने के सिवा और कुछ नहीं आता है। ठीक है। तो मतलब अफगानिस्तान एरिया बहुत पीछा। अभी तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे तालिबान वालों ने कब्जा कर लिया है। ठीक है। तो अफगानिस्तान तो चौपटा है लगभग, क्योंकि जो तालिबान है वो पूरी तरह से आतंकवादी है। उनको देश चलाने से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। तो भाई वो आतंकवादी को किसी देश से मतलब नहीं होता है। तो वो वहाँ की पूरी एक तरह से इकोनॉमी नष्ट है, हर चीज़ वहाँ की नष्ट हो गई है। बात समझ में आ गई? तो ऊपर क्या है अफगानिस्तान के ऊपर? यहाँ पे आपको काबुल मिलेगा। कहाँ मिलेगा? काबुल। काबुल क्या है? कंट्री है वो, यहाँ की कैपिटल है। ये क्वेश्चन पूछता है कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। ठीक है। काबुल के आपको जस्ट बगल में मिलेगा बामियान। क्या मिलेगा? बामियान। ये देखिए ये काबुल है, हाईलाइट किया है मैंने। काबुल के जस्ट बगल में आपको क्या मिलेगा? बामियान। ठीक है। अब बामियान के बारे में थोड़ा सा समझिए। बामियान में जो महात्मा बुद्ध थे ना, तो महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति वहीं पे थी, बामियान में। अफगानिस्तान के कहाँ पे? बामियान में जो है सबसे बड़ी मूर्ति महात्मा बुद्ध की थी। मतलब अभी भी है, लेकिन उसको तालिबान जो आतंकी अभी आए हैं ना वहाँ पे, तो तालिबान वालों ने क्या कर दिया है उसको? मतलब ध्वस्त कर दिया, बम से उड़ा दिया है। तो देख रहे हैं आप लोग, मतलब मैंने बोला ना कि मतलब देखिए वो पूरी तरह से विश्व धरोहर थी। मतलब महात्मा बुद्ध को हम लोग भी मानते हैं, मतलब बहुत अच्छे वो थे, और सभी अनुयायी हैं उनके, बौद्ध धर्म के लोग उनको बहुत बड़ा वो मानते हैं। तो वो एक प्रकार से पूरे वर्ल्ड लेवल में एक वो था, मतलब पूरी तरह से पुरातत्व विभाग के अंतर्गत में था। वो एक जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल भले मुस्लिमों शासकों ने बनवाया, लेकिन वो एक मतलब है, तो मतलब पर्यटक वहाँ पे आते थे, तो इससे उस देश की इकोनॉमी को बहुत सारा राहत मिलती थी। लोग आएंगे आपके यहाँ, टैक्स देंगे, आपके यहाँ ऑटो करेंगे तो उसका पैसा, हर चीज़ खाएं पिएंगे। तो आप देखिए ना कि पर्यटन की दृष्टि से कितना बड़ा मतलब रोजगार मिलता है लोगों को, और इकोनॉमी अच्छी होती है, स्टेट को टैक्स मिलता है। तो ये चीज़ इनको तो पता नहीं तालिबानियों को। मैंने बोला ना कि जो तालिबानी है, जो आतंकवादी है, उसको देश से मतलब नहीं होता है। तो उन्होंने उस मूर्ति को क्या कर दिया? उड़ा दिया। तो वो कहाँ पे थी? अफगानिस्तान के बामियान में ही थी, महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति, जो वर्तमान में तालिबानी आतंकवादियों ने उसको क्या कर दिया है? उड़ा दिया है। तो चौपट कर दिया उसको। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पे थी? अफगानिस्तान के बामियान में। यदि आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये इंडिया, इंडिया के बगल में पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जस्ट बगल में क्या? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के ऊपरी वाले एरिया में काबुल है, और काबुल के ही इधर बगल में वेस्ट साइड क्या है? बामियान है। तो बामियान आपको समझ में आ गया। ठीक है। अब देखिए क्या है कि ये बताइए, ये जो अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान की जो सीमा है, क्या इसका जो बॉर्डर है वो इंडिया से लगता है? नहीं लगता है। मतलब जब इंडिया और ये अफगानिस्तान पूरा एक था, अखंड भारत था, तब तो लगती ही रही है सीमा, क्योंकि पूरा एक ही देश था। लेकिन वर्तमान में इसकी कोई सीमा भारत से नहीं लगती। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि बगल में पाकिस्तान है, और जहां से इंडिया को टच करना चाहिए वहां से पूरा पाकिस्तान है। इसलिए भारत की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है या नहीं, कोई ऑप्शन दे देगा, तो वो आपको बताना है कि भारत की सीमा जो है अफगानिस्तान से
नहीं लगती। बात समझ में आ गई? तो बामियान आपको पता चल गया, ठीक है। फिर आपको यदि मैं इसमें देखना चाहें तो बामियान के बाद आपको जस्ट बामियान के नीचे मिलेगा गजनी। क्या मिलेगा? गजनी। ये देखिए बामियान ऊपर लिखा है, ये बामियान, बामियान के नीचे आपको क्या लिखेगा? गजनी। गजनी, गजनी एक शहर है अफगानिस्तान का। तो देखिए गजनी में क्या है, मोहम्मद गजनवी आपने पढ़ा हो, मोहम्मद गजनवी हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट होता है ये, मेडिवल इंडिया, मध्य भारत। तो जो ये गजनी है, जो गजनी शहर है, तो मोहम्मद गजनवी यहीं का था। मोहम्मद गजनवी जो एक शासक था हिस्ट्री में, वो कहाँ का था? यहीं का था। तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है, मतलब आप गजनी नाम सुन करके याद कर सकते हैं कि गजनी से गजनवी। तो गजनी शहर का कौन शासक था? मोहम्मद गजनवी। और मोहम्मद गजनवी ने ही हमारा जो गुजरात है ना, तो गुजरात में एक सोमनाथ मंदिर है, तो सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने ही लूटा था। ठीक है, कब लूटा था? 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण के द्वारा। ठीक है, मतलब 16वां आक्रमण उसने किया था सोमनाथ मंदिर के ऊपर, और 1025 ईस्वी में इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। किसने लूटा था? मोहम्मद गजनवी ने। मोहम्मद गजनवी कहाँ का था? अफगानिस्तान के गजनी का। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई? देखिए मेरे साथ बोलिएगा, अफगानिस्तान पूरा एरिया है, अफगानिस्तान के जस्ट ऊपरी वाले पार्ट में उसके काबुल है कैपिटल, राजधानी। और काबुल के जस्ट बगल में आपको क्या मिलेगा? बामियान। और बामियान में क्या है कि महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी क्या है? मूर्ति थी, जिसको तालिबानी आतंकवादियों ने क्या कर दिया? उसको बम से उड़ा दिया। फिर बामियान के नीचे आपको क्या मिलेगा? गजनी। क्या मिलेगा? गजनी, मतलब अफगानिस्तान के बीचों बीच में क्या मिलेगा? गजनी। और गजनी में क्या है, मतलब जो मोहम्मद गजनवी था वो गजनी का था। कहाँ का था? गजनी का। और जो मोहम्मद गजनवी था उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को अपने 16वें आक्रमण में 1025 ईस्वी में लूटा था। ठीक है, तो गजनी हो गया। फिर आपको गजनी के बाद देखना है, बगल में मिलेगा हेरात। क्या मिलेगा? हेरात। ये देखिए, यदि आप देख पा रहे हो गजनी है और गजनी के जस्ट बगल में इधर मिलेगा हेरात। हेरात अफगानिस्तान का सबसे डेवलप्ड शहर है, मतलब सबसे माना जाना हुआ या जो ज़्यादा फेमस है वो कौन सा शहर है? हेरात। ठीक है, तो ये आपको हेरात मिल गया। फिर आप हेरात के सबसे नीचे आ जाइए, सबसे नीचे आपको मिलेगा कांधार। क्या मिलेगा? कांधार। अफगानिस्तान के सबसे नीचे वाले एरिया में ये मिलेगा आपको कांधार। तो कांधार के बारे में थोड़ा सा जानिए। कांधार को अफगानिस्तान की द्वितीय राजधानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीय राजधानी। मतलब पहली राजधानी काबुल और दूसरी राजधानी के रूप में उसका जाना जाता है कांधार। जैसे इंडिया में हमारी पॉलिटिकल कैपिटल क्या है? पॉलिटिकल इन द सेंस की ज़्यादातर यहाँ पे जो काम होते हैं और जो हमारी शासन व्यवस्था है, उस तरह की कैपिटल कौन सी? हमारी न्यू दिल्ली। लेकिन एक फाइनेंशियल कैपिटल है जहाँ पे पैसे वगैरह का काम होता है, लेन देन होता है। तो फाइनेंशियल कैपिटल हमारी इंडिया की क्या है? मुंबई है। ठीक है, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर वहीं पे बैठते हैं। तो फाइनेंशियल कैपिटल से इंडिया की क्या हो गई? मुंबई हो गई। वैसे ही वहाँ की कैपिटल जो दूसरी है वो क्या है? कांधार है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जैसे ये पाकिस्तान है, जैसे ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है बगल में। ये येलो वाला एरिया क्या है? अफगानिस्तान। और ये ग्रीन वाला एरिया क्या है? पाकिस्तान। ठीक है, तो ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो यहीं से, तो पाकिस्तान से ही तो अफगानिस्तान जाएंगे, तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान को जोड़ने वाला रास्ता कौन सा है? तो वो दो दर्रे हैं। कौन सा है? दो दर्रे। दर्रा किसको बोलते हैं? पहाड़ों के बीच के पतले रास्ते को क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। तो दो दर्रे आपको याद रखना है। कौन कौन से? खैबर दर्रा और गोमल दर्रा। कौन कौन से? एक खैबर दर्रा हो गया और एक गोमल दर्रा हो गया। तो खैबर और गोमल दर्रा क्या करते हैं कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान के रास्तों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। मतलब एक रास्ता है जी, खैबर दर्रा और गोमल दर्रा को पार करते हैं हम, तो हम पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ जा सकते हैं। बात समझ आ गई? तो आपको ये दो दर्रे याद रखने हैं। सेकंड चीज, जो अफगानिस्तान का संसद भवन है वो इंडिया ने ही बनवाया है। मतलब वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो इंडिया ने ही बनवाया है पहले। देखिए अब आप ये बोलेंगे कि वहाँ का पार्लियामेंट या वहाँ का सलमा बांध भी हमने बनवाया है, तो भारत ने ऐसा पैसा क्यों खर्च किया फालतू में? तो देखिए मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, एक पॉलिटिकल मतलब एक राजनीति होती है जिसको बोलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमने सही किया, क्योंकि अफगानिस्तान से हम मतलब झगड़ा नहीं ले सकते हैं। मतलब अफगानिस्तान से हमारे अच्छे संबंध हैं। अभी तालिबान आ गया है तो थोड़ा सा मतलब मॉडरेट हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान से हमारे अच्छे संबंध थे पहले से ही। देखिए क्या होता है कि जो हमारा दुश्मन होता है और दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो अल्टीमेटली दोस्त होता है हमारा। आपने सुना होगा कि जो दुश्मन है हमारा और दुश्मन का जो दुश्मन है वो हमारा अल्टीमेटली क्या होता है? दोस्त होता है। बस वही नीति हम अपना रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मतलब एक भी नहीं बनती है। मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दोनों में क्या रहती है? खटपट रहती है। वो दोनों दुश्मन दुश्मन मानते हैं अपने आप को। तो इसी का फायदा हमने उठाते हुए अफगानिस्तान से हमारे संबंध अच्छे हैं कि इन फ्यूचर में यदि कुछ काम होता है तो अफगानिस्तान हमारी मदद कर सकता है। अब इसका आपको एग्जांपल मैं और देता हूं। अभी अफगानिस्तान में तालिबान आया है ना,
तो तालिबानियों से पाकिस्तान ने क्या कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, पीओके पर मतलब उसमें कश्मीर पर बोलिए। तो तालिबान ने पता है क्या बोला? तालिबान ने यही बोला है कि देखिए कश्मीर का जो मुद्दा है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एक आंतरिक मामला है, मतलब उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो उसको कड़ा जवाब मिल गया, क्योंकि अफगानिस्तान जानता है कि अभी कोरोना के टाइम में भारत से ही वहाँ पे गेहूँ गया है, खाने के लिए नहीं था कुछ, भारत नहीं भेजा है, दवाइयाँ वहाँ पे भेजी। तो ये सब तालिबान लोग भी जानते हैं कि इंडिया से दुश्मनी लेना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि मतलब क्या है कि अफगानिस्तान के भी संबंध अच्छे थे, ठीक है, तो हम जो है दुश्मनी नहीं ले सकते हैं। तो इतना वो लोग जानते हैं, तो अफगानिस्तान से हमारे लगभग अच्छे संबंध हैं। अब एक कांधार वर्ड आया था, तो कांधार क्या है? अफगानिस्तान की द्वितीय राजधानी है। अब मैं आपको कांधार के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा। देखिए 1999 में 1999 में क्या हुआ था कि 1999 में IC-814 मतलब IC-814 हमारा एक विमान था, विमान मतलब एक एरोप्लेन था, उसको हाईजैक किया गया था 1999 में। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो उसको हाईजैक कहाँ से कर लिया गया? अब देखिए क्या होता है, ये जैसे पाकिस्तान हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यदि कोई व्यक्ति अपने एयरपोर्ट से जा रहा है, मतलब यहाँ का जो भी एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, कराची एयरपोर्ट है, कुछ भी है, कराची एयरपोर्ट मान लीजिए यहाँ का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, तो ये जो कराची एयरपोर्ट है, यहाँ से यदि मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और यहाँ से किसी देश के लिए यदि फ्लाइट जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे उसकी जांच पड़ताल, चेकिंग, सिक्योरिटी हर चीज़ हो करके जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो यहाँ से पाकिस्तान ने क्या किया? अब इसकी चाल आप समझिए, इसकी मेंटलिटी आप देखिए, पाकिस्तान की मतलब कैसे सोचता है ये। तो इसने क्या किया कि कुछ आतंकवादियों को हथियार दे करके, गन बंदूक दे करके, और इसने बिना सिक्योरिटी जांच के उनको कहाँ पे भेज दिया? नेपाल पे भेज दिया, ठीक है। नेपाल पे क्या कर दिया? भेज दिया। अब जब नेपाल पे भेज दिया, तो नेपाल से एक फ्लाइट, हमारा विमान कौन सा था? IC-814, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, IC-814 विमान। तो अब नेपाल में भी सिक्योरिटी जांच होनी चाहिए, तो सिक्योरिटी जांच वहां पे नहीं हुई। सिक्योरिटी जांच इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनको पता था कि ये लोग क्या है, अभी अभी आए हैं पाकिस्तान के कराची से, और इनको IC-814 में बैठना है, मतलब इनको कहाँ जाना है? दिल्ली वगैरह कहीं पे जाना होगा। तो जब वहां से जांच होकर के आई है, हर चीज़ वहां पे सिक्योरिटी जांच की गई है, तो इनको हम यहाँ पे जांच क्यों करें? फालतू में समय वेस्ट होगा, ठीक है। बस इनका सामान लोड करो, और इनका विमान ही तो चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ से उतरे इस एयरपोर्ट मतलब इस एरोप्लेन से, और इनको दूसरी फ्लाइट पकड़ करके कहाँ जाना है? इंडिया जाना है। तो इनकी जाँच पड़ताल नहीं की गई, और उनको पहले से हथियार उनके पास थे, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको दिया था, और वहाँ पर उनकी कोई जाँच नहीं हुई थी। बात समझिए। तो ये लोग IC-814 विमान में बैठ गए बिना किसी सिक्योरिटी जांच के। अब क्या होता है, ये लोग जो है हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैक उसको बोलते हैं जब किसी एरोप्लेन को किसी संगठन या किसी आदमी द्वारा मतलब पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया जाता है। मतलब पायलट अपने मन से एरोप्लेन को चला नहीं सकता है, पूरी तरह से गन बंदूक उनके सर पे तान दी जाएगी, तो उसको इंग्लिश की लैंग्वेज में हाईजैक बोला जाता है, ठीक है। तो उस विमान को हाईजैक कर लिया इन आतंकवादियों ने। अब देखिए पायलट को इन्होंने क्या बोला कि तुम क्या करो कि ये जो प्लेन है सीधे इसको कहाँ ले चलो? लाहौर ले चलो, लाहौर ले चलो या कांधार ले चलो। कांधार, इसको अल्टीमेटली कांधार ही जाना था। तो देखिए आप पायलट का दिमाग देखिए, पायलट ने इनसे झूठ बोला और इनको ये बोला कि देखिए ये विमान है और इसमें ज़्यादा ऑयल मतलब फ्यूल ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, और फ्यूल ज़्यादा नहीं बचा है तो ये लाहौर तक नहीं जा सकता है। तो उनको मतलब ऐसा मतलब पढ़ा दिया कि ये लोग विश्वास कर ले जल्दी से। उनको दुनिया भर की टेक्निक बताई कि ऐसा होता है, ब्लास्ट हो जाएगा एरोप्लेन, ज़्यादा हम भगाएंगे, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी, ये वो बताया पायलट ने। तो वो लोग उसके सदमे में आ गए। तो आतंकवादियों ने कहा ठीक है जहाँ तक जाए वहाँ तक ले चलो। तो इसने कहा कि ये जो हमारा एरोप्लेन है, ये हमारा विमान अमृतसर तक जा सकता है, अमृतसर दिल्ली तक जा सकता है। लेकिन बोले दिल्ली नहीं, दिल्ली तो तेरा ही एरिया, दिल्ली में नहीं, और आगे तक ले चलो। तो फिर वो जैसे तैसे उसको अमृतसर तक लाया, अमृतसर एयरपोर्ट तक। अब देखिए पायलट कितना होशियार था, हमारे इंडिया का पायलट कितना होशियार था, उसने तो अपना पूरा काम किया। तो अमृतसर एयरपोर्ट में उतार दिया गया, ठीक है। अब अमृतसर एयरपोर्ट में पायलट को फ़ोन लगाते हैं, वहाँ पे बंदूक रखी है उन लोगों की, और अमृतसर का पायलट फ़ोन लगाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी में कि ये मेरा ऑयल कम हो गया है, ऐसे ऐसी बातें हैं। अब देखिए खुल के तो बोल नहीं सकता है कि विमान हाईजैक हुआ है, वो तो यही बोलेगा कि तेल ख़त्म है ऐसा वैसा। तो वहाँ से मतलब जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी या जो वहाँ का जो भी प्रशासन था, वो लोग ये समझ नहीं पाए, यही हमारी गलती थी। उसको समझना ना चाहिए,
हमारे जो प्रशासन था, जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी थी, क्या ऐसा ऐसा बोल रहा है, कैसे तेल खत्म हो गया, कैसे फ्यूल खत्म हो गया। तो ये चीज़ें उन लोगों को समझनी चाहिए थी, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाए और वहीं से वो लोग फिर जैसा भी किए, तो फिर वहाँ से वो लोग विमान लेकर के चले गए कि जल्दी चलो, नहीं पूरा हम यहीं पे तुमको भी मार देंगे, पूरी जनता को भी मारेंगे। तो फिर वो एयरपोर्ट को ले जाया गया, कहाँ पे, लाहौर ले जाया गया। मतलब हिंदुस्तान की सरजमी पर वो था विमान, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो वो विमान फिर कहाँ गया, लाहौर गया, और लाहौर में उसको उतारा गया। लाहौर के बाद क्या किया गया, वहां से फ्यूल डलाया गया, और फ्यूल के बाद उसको कांधार के लिए रवाना किया गया। लेकिन ऐसा करते करते क्या हो गई थी, पूरी तरह से शाम हो गई थी। अब उस टाइम पे जो कांधार था, जो अफगानिस्तान था, वहां रात में लैंडिंग नहीं हो सकती थी। मतलब देखिए कितना पिछड़ा इलाका है, क्योंकि मतलब वहाँ के एयरपोर्टों में ज़्यादा लाइटिंग वगैरह नहीं रही होगी। और आपको देखा होगा कि जो एयरोप्लेन होता है, विमान होता है, उसको रनवे के लिए एक प्रॉपर वे चाहिए और एक प्रॉपर मतलब दिखना चाहिए उसको। यदि दिखेगा नहीं तो वो कहीं पे भी मतलब उतार देगा और ब्लास्ट हो जाएगा। तो कांधार में उस समय नाइट में एरोप्लेन उतर नहीं सकते थे, इस वजह से। और यहाँ पे पूरा दिन लेट हो गया, क्योंकि अमृतसर एयरपोर्ट में ही ये पायलट ने बहुत लेट कर दिया था, और फिर लाहौर में भी उतारा गया। तो ऐसा करते करते पूरी तरह से शाम हो गई, रात हो गई। तब फिर इन आतंकवादियों ने कहा, इनका तो पूरा कांटेक्ट ही था पाकिस्तान से, लाहौर में तो इनका पूरा कांटेक्ट था। तो वहां से इनको ये आदेश मिला कि इस विमान को यदि कांधार अभी नहीं ले जाया जा सकता है, तो आप क्या करो, इसको दुबई लेके जाओ। कहाँ पे जाओ, दुबई लेके जाओ, ठीक है। तो ये लोग वहां से विमान को कहाँ ले गए, दुबई ले गए। और फिर दुबई से कहाँ इसको सुबह लाया गया, कांधार लाया गया। और कांधार से ही फिर इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को फ़ोन किया कि आपका विमान हाईजैक हो चुका है, यदि आप अपने नागरिकों की रक्षा चाहते हो तो हमारे जितने भी आतंकवादी हैं उनको आप छोड़ दो। मतलब जितने भी आतंकवादी थे पाकिस्तान के, वो जितने भी जेलों में बंद थे, तिहाड़ जेल में, मतलब अपने इंडिया के नई दिल्ली जेल में तिहाड़ जेल जो है, वहाँ पे जो जो आतंकवादी बंदी थे उनको जो है उसने छुड़वा लिया। अब सोचिए, अब उस मजबूरी थी इंडिया को छोड़ना, क्योंकि वो लोग वहाँ पे तो कुछ कर नहीं पाया था जब अमृतसर में रुका था, नहीं वहाँ पे कुछ कर सकते थे। तो क्या हुआ कि अच्छा मतलब जितने भी आतंकवादी थे उनको पाकिस्तान ने डिमांड रखी कि उनको छोड़ दी, आप नहीं छोड़ोगे तो हम आपके पायलट को भी मारेंगे, विमान तो आपका जाएगा ही, और जो यहाँ पे यात्री सवार हैं उनको भी मारेंगे। तो ये लोग सोच लिए, यहाँ के नेता मंत्री खुद वहाँ पे गए थे कांधार, और उन आतंकवादियों को छोड़ने के लिए ले लो अपने आतंकवादी। और फिर इन्होंने हमने छोड़ा था, और वहाँ पे एक आदमी की उन्होंने मृत्यु भी की थी, जो नेपाल का कहीं का घूमने गया था। तो देखिए, तो मतलब ये हमारी कहानी बताने के पीछे ये कारण था कि ऐसा ऐसा ये देख रहे हैं आप पाकिस्तान को, इसको इसीलिए बोलता हूं मैं कि ये किसी का नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान है ना। ये खुद सोचिए, सिक्योरिटी जांच नहीं किया और खुद आतंकवादियों को भेजता है भारत में। इससे आप क्या उम्मीद लगा सकते हो कि कभी किसी के काम आएगा, कभी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ऐसा ऐसा हुआ। तो ये कांधार की ये कहानी थी, कांधार पे उसको उतारा गया था, ठीक है। तो ये कांधार हो गया, हेरात हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हाल थे इसके। और एक चीज़ क्या है कि जो अफगानिस्तान है वो पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है। क्या है, पहाड़ी इलाका है। और ऊपर यदि आप देखेंगे ये फिजिकल मैप में, तो अफगानिस्तान के ऊपर क्या मिलेगा आपको, हिंदू कुश पर्वत। क्या मिलेगा, हिंदू कुश पर्वत। और हिंदू कुश पर्वत ही है जो पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करता है। मतलब ये जैसे हिंदू कुश पर्वत है, यदि आपको दिख रहा हो हिंदू कुश पर्वत, तो हिंदू कुश के पर्वत के इस तरफ क्या मिलेगा, अफगानिस्तान, और इस तरफ आपको मिलेगा पाकिस्तान, ठीक है। ये हिंदू कुश पर्वत के ही नाम से हमारा जो भारत है उसका नाम हिंदुस्तान पड़ा था, ठीक है, कि हिंदू कुश पर्वत है। और ये आपको तो पता ही है कि हिंदू कुश पर्वत ये पहले पूरा भारत ही था, इधर इस साइड पूरा इंडिया था, पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो यहाँ से जो लोग यूरोप वाले आए थे यहाँ से, और उन्होंने हिंदू कुश यहाँ पे पर्वत देखा, और इस तरफ जो भी देश बचा था उसको क्या बोल रहे कि ये हिंदुस्तान है। तो यहीं से हमारा नाम हिंदुस्तान पड़ा था। और जो हमारा नाम इंडिया पड़ा है वो इंडस वैली मतलब इंडस रिवर की वजह से पड़ा है, क्योंकि यहीं पे एक सिंधु नदी बहती है, यहाँ पे सिंधु नदी। और सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस, ये देखिए इंडस रिवर, ये तो सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडस रिवर बोलते हैं। तो सिंधु नदी बहती थी और उसी के पार हमारा भारत था। तो इस वजह से हमारे इंडिया को हमारे भारत को अंग्रेजों ने इंडस रिवर के बगल में रहने वाले को क्या कर बोल दिया, इंडिया बोल दिया। तो इंडिया नाम वहां से पड़ा है, और हिंदुस्तान नाम हिंदू कुश पर्वत के नाम पर पे पड़ा है। तो बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीजें अफगानिस्तान की कहानी थी, ठीक है। तो लगभग इतने ही क्वेश्चन आपसे अफगानिस्तान में पूछेगा। और एक चीज और देखिए, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, और ये ईरान है। क्या है, ईरान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, इनको गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल क्यों बोला जाता है, स्वर्णिम त्रिभुज या स्वर्णिम पैगोडा बोलते हैं।
तो इनको स्वर्णिम पैगोडा का देश क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो तीनों देश है यहाँ पे अफीम का उत्पादन ज़्यादा होता है, मतलब अफीम का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अफीम को इंग्लिश में ओपियम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओपियम का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं या गोल्डन पैगोडा का देश बोलते हैं, ठीक है। अब आप ये बोलेंगे कि अफीम एक नशे वाला पदार्थ है, नशा वाला सब्सटेंस है, तो इसको उत्पादन करने वाले को हम ज्योग्राफी की लैंग्वेज में गोल्डन ट्रायंगल इतना बड़े इसको पद क्यों दे रहे हैं? तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि जो अफीम है वो एक नशे का पदार्थ है, या इसमें मतलब मादक पदार्थ होता है, ये हमारे लिए उचित नहीं होता है। लेकिन अफीम क्या होता है कि बहुत सारे ड्रग्स में काम आता है, ड्रग्स इन द सेंस की दवाएं में काम आता है। देखिए, ड्रग और ड्रग्स में अंतर होता है, ठीक है। कुछ लोग ड्रग और ड्रग्स में अंतर नहीं कर पाते हैं। जो ड्रग होता है वो हमारा नशीला पदार्थ होता है, जो ड्रग होता है वो क्या होती है? दवाई होती है। और जो ड्रग्स होता है वो क्या होता है? नशीला पदार्थ होता है। तो ड्रग मतलब क्या होता है? दवाइयाँ। और ड्रग्स यदि एस उसमें लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाता है? नशीला पदार्थ। इसको आप आम लोग के भाषा में आप लोग जानते हैं कि ड्रग्स ले रहा है वो व्यक्ति, ठीक है। तो जो अफीम होता है वो बहुत सारी दवाइयों में, बहुत सारी मेडिसिन में काम आता है। जैसे बहुत सारी पेन किलर होती हैं, स्लीपिंग पिल्स होती हैं, तो इनसे बहुत सारी दवाइयों में अफीम को मिलाया जाता है। तो इस वजह से अफीम का प्रोडक्शन हम पूरी तरह से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि पूरी तरह से इसमें रोक लगा दिया जाएगा तो फिर दवाइयाँ मिलना बंद हो जाएंगी। इस वजह से ये जो 3 देश है इसमें अफीम का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। कौन कौन से में? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। तो इन तीनों देशों में क्या होता है? अफीम का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए इनको गोल्डन क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। गोल्डन ट्रायंगल क्यों? क्योंकि इसमें दवाइयों के काम में आता है अफीम, और अफीम जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसकी मतलब वैल्यू ज़्यादा है, उसकी कीमत ज़्यादा है, इसलिए इनको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। तो बात समझ में आ गई। तो ये टर्म आपको भी याद रखना है कि गोल्डन ट्रायंगल में कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 3 देश। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। बात समझ में आ गई। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है। अब देखिए, जो ईरान है, ईरान को पहले फारस बोलते थे। क्या बोलते थे? फारस। तभी आपने देखा होगा, नहीं बोलते फारस की सभ्यता। और इसके नीचे यदि आप देखेंगे, ये ईरान है, यदि आप देख पा रहे हो तो ईरान के नीचे आपको मिलेगी फारस की खाड़ी। फारस को इंग्लिश में बोलते हैं पर्सियन, ठीक है। तो ये ईरान है, इसके नीचे जो ये समुद्र है ना, ओशियन, इसको क्या बोलते हैं? फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सियन। तो ये जो ईरान है इसका पुराना नाम क्या था? फारस, ठीक है। अब देखिए, इसने अपना नाम ईरान रख लिया फारस से, लेकिन जो नीचे का एरिया, जो नीचे का समुद्र है, इसका नाम थोड़ी चेंज होगा, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ी चेंज होती है। एक बार इस देश के नाम पर पे इसका फारस की खाड़ी पड़ गया तो दोबारा उसको अपडेट थोड़ी आप कर सकते हो कि ईरानियन गल्फ है, वो नहीं होगा। तो इसीलिए इस देश के नाम के ही वजह से इसका क्या पड़ा है? मतलब फारस की खाड़ी। तो ईरान का पुराना नाम क्या था? फारस। तो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछता है कि गोल्डन ट्रायंगल में कितने देश आते हैं? तो ऑप्शन दे देता है फारस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो आप लोग सोचेंगे कि ये सर तो बताए थे ईरान, और उसमें ईरान ऑप्शन में रहता नहीं, ईरान की जगह फारस रहता है, तो आप मार देंगे कि कोई नहीं है इसमें से। तो वो आपको गलती नहीं करना है, ईरान को ही पहले क्या बोलते थे? फारस बोलते थे, ठीक है। तो ये समझ में आ गई। गोल्डन ट्रायंगल में 3 देश हो गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। क्यों गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे अफीम का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। ये यहाँ पे अफगानिस्तान के ऊपर क्या है? काबुल के बगल में बामियान। बामियान में महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति मिली थी, जिसको तालिबान आतंकवादियों ने क्या कर दिया? फोड़ दिया। और उसके नीचे क्या मिलेगा? गजनी। मोहम्मद गजनवी यहीं का था, जिसने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, जो गुजरात में है, ठीक है। इसके नीचे आपको मिलेगा कांधार। कांधार को मैंने बता ही दिया, जो अफगानिस्तान की द्वितीय राजधानी कहलाती है। इसके जस्ट बगल में, मतलब ये पूरी वेस्ट साइड, पश्चिम दिशा में अफगानिस्तान के कौन सा मिलता है? हेरात। हेरात मतलब बहुत ही फेमस शहर है अफगानिस्तान का, ठीक है। तो आज हमने अफगानिस्तान कंप्लीट कर लिया। तो हम सार्क के 3 कंट्री कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन सा? मालदीव कंप्लीट कर चुके हैं, श्रीलंका कंप्लीट कर चुके हैं, इंडिया बाद में करेंगे, पाकिस्तान कंप्लीट कर लिया, और आज अफगानिस्तान भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अब अफगानिस्तान के बाद हमको नेपाल, भूटान वगैरह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।